अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको अपने लेक्चर में सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बताया था। तो क्लास आज के लेक्चर में आप एक बात याद रखें कि मैं आपको फिर से सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में ही बताऊंगी, बट इस बार सपोर्ट एंड मूवमेंट का नज़रिया थोड़ा कुछ अलग से होगा। तो क्लास मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक से मसल्स के बारे में बताऊंगी। तो क्लास फंक्शन ऑफ स्केलेटन इन सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो क्लास सपोर्ट द स्केलेटन होल्ड्स द बॉडी ऑफ द ग्राउंड एंड कीप्स इट्स शेप, हेल्प इन द मूवमेंट। तो सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट स्केलेटन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये बात दरियाफ्त की कि सपोर्ट जो है स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये बात बताई है कि वो एक बॉडी को शेप देने में, यानी कि एक बॉडी को शेप ऑफ बॉडी को शेप देने में हेल्प करता है। याद रखें कि स्केलेटन आपको एक बॉडी की शेप देने में हेल्प करेगा। मूवमेंट, मैनी बोन्स ऑफ स्केलेटन एक्ट एज लिवर्स। व्हेन मसल पुल ऑन दीज बोन्स दे produce movement, such as rising of the ribs during breathing or chewing, action, jaws, flexing of the arms for a skeletal muscle to produce movement. Both its ends need to have a frame attachment. The skeleton provides suitable point of attachment for the ends of muscle. स्केलेटन मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह से दूसरी जगह स्केलेटन की बोन्स की मर्जी से जाएंगे। अगर आपको एक तरीके से च्युइंग गम चबा रहे या आप कुछ खा रहे हो तो आपका ये जो लोअर जॉ है वो एक तरह से ऊपर नीचे होके खाना चबा के या खुराक को च्युइंग गम चबा के आपको बताएगा। या आप जब सांस लेते हैं तो आपके ऊपर का रिब केज यानी आपका सीना थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। वजह ये है कि आपका ये सब एक चीज़ की वजह से हो रहा है, वो है आपके अंदर का रिब केज। मसल प्ले इन सपोर्ट ऑफ स्केलेटन। द skeletal muscles which are firmly attached to the bone plays an important role in the support of skeleton. skeletal muscle जो होते हैं वो आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल्स आपके हाथ का गोश्त को कहा जाता है। हाथ के गोश्त को हम लोग स्केलेटल मसल कहते हैं। याद रखिए कि स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑब्लिगेटरी पार्ट प्ले कर रहे हैं। मसल प्ले रोल इन द सपोर्ट ऑफ स्केलेटल। द मसल लाई एट द बैक एंड होल्ड्स द backbone and the head in place. इसमें ये बताया है कि आपके मसल्स आपकी रीढ़ की हड्डी को होल्ड किए खड़ा रखे हुए है और आपका सर एक तरफ घूम रहा है, तो ये आप नरमी से आराम से घुमा सकते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हेड की वजह से। तो क्लास डायफ्राम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी। डायफ्राम आर सच a muscle sheet that divides the body cavity into two parts, जो बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। डायफ्राम के बारे में is attached to the lowest rib bones. The muscles of diaphragm are those connecting the ribs to another, collectively forming part a rib cage responsible for breathing. डायफ्राम के बारे में बताया है कि वो लोअर रिब्स और ऊपर की लिप्स के साथ मिल के बना होता है। डायफ्राम एक ऐसा मसल है जो आपके सीने के एरिया में मौजूद होता है। लंग्स को भी डायफ्राम ही कहते हैं। तो आप जब सांस ले रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊंचा हो जाता है। जो सीने के ऊपर आपकी रिब केज के ऊपर जो डायफ्राम मौजूद है वो उस मसल को हम डायफ्राम कहते हैं। द लिम्स आर कनेक्टेड टू द ग्रिडल्स बाय मसल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट। आपके लिम्स यानी आपका एक एक
जिस्म का गोश्त का हिस्सा वो आपकी बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो एक बात याद रखिए कि आपके जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी एक वक्त में पेश आएगी जब आपके दोनों एंड ऑफ मसल्स बिजी रहेंगे और आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएंगे। The forearms and the snakes have shanks are muscles that are responsible for the movement of hands and feet। आपके हाथ और फोर आर्म्स, आपके आर्म्स में जो गोश्त है और हाथों में जो गोश्त है वो आपके हाथों को मूव करने के काम आता है। जैसा कि आपको पता है जितनी आप खुराक लेंगी आपके जिस्म में उतनी ही ज़्यादा चर्बी जमा होगी। वो चर्बी एक पैकेट की सूरत में आपके मसल्स के साथ ही अटैच हो जाएगी और जब वो मसल के साथ अटैच हो जाएगी तो आपको एक तरह की ताकत मिलेगी। जो मोटा इंसान होता है वो उसके अंदर एक पतले इंसान से ज़्यादा ताकत होती है। वजह ये है क्योंकि वो वज़नी भी होता है। दूसरा, उसके जिस्म में बहुत सारे फैटी एसिड के पैकेट्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड के पैकेट्स वो होते हैं जो जिस्म में मौजूद होते हैं और आपकी किडनी के ऊपर भी बहुत मोटी लेयर होती है। गरीब ममालिक के लोगों के अंदर ये फैटी एसिड्स बहुत कम पाए जाते हैं। अफ्रीका के काफ़ी लोग हैं जो कहत की वजह से खुराक नहीं ले सकते और उनको फाकों की ज़रूरत आन पड़ती है। जब ये फाके होने पे मजबूर हो जाते हैं तो एक बात याद रखिए कि आपको उस टाइम डील करना पड़ता है फैटी एसिड की लूज़ का। इसी तरीके से अगर आपको डाइटिंग का मालूम हो तो डाइटिंग में भी आपके मसल के ऊपर आई हुई चर्बी को कम किया जाता है। एक प्रॉपर डाइट में जाने का एक ही तरीका है कि इंसान चर्बी वाली चीज़ें खाना छोड़ देता है और ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी हैं वो खाना शुरू कर देता है। तो क्लास, मैंने आज आपको अपने लेक्चर में एक एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे बताई। इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा है। द न्यूमरस मसल्स कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, यहाँ पे आपकी उंगलियों में निशान बने हुए हैं। वो निशान जो आपके मसल्स हैं, उंगली में, आपके पाँवों में, आपकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा गोश्त इस टाइम मौजूद है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके मसल्स 3 तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे 3 की प्रोजेक्शन, एक उंगली में 3 की प्रोजेक्शंस बनाई है ताकि आपके मसल्स के अंदर पता लगे कि इस हड्डी का ये मसल है और उस हड्डी का वो मसल है। अल्लाह ताला ने हमारे स्केलेटन को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैनर में पैदा किया है। जिस्म को जब कब्र में डाला जाता है तब माइक्रोब्स उसके सारे जिस्म के हिस्से खा जाते हैं और फिर जाके स्केलेटन बच जाता है। इसी तरीके से काफ़ी लेबॉर्ट्रीज में कब्र से निकाले गए कुछ स्केलेटन्स को साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स ये सब बातें समझ सकें। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको मसल्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी। इसके साथ हम एक्शंस ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लास, अभी इस चैप्टर में मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। एक्शन ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। एक्शन ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एट 2 points. One end of the set muscle is usually attached to an immovable rigid bone while the other is attached to the movable bone. इसमें ये बताया है कि हर जिस्म में एक तरीके के 2 पार्ट्स होते हैं। जो बोन्स हैं एक तरीके से आपकी ये हड्डी जो आपके कंधे के बाद आती है या वो हड्डी, ये इस हड्डी को एक तरीके से एक ही लाइन में है। एक तरह से ये यहाँ से बेंड तो हो रही है पर इसके 2 पार्ट्स हैं जिसको हम बेंड नहीं कर सकते। ये ठोस पार्ट
आप कभी भी तोड़ नहीं सकते आसानी से, आप इसको बेंड कर ही नहीं सकते। ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को दी ही नहीं है। बात ये है कि स्ट्रेचेबल बॉडीज़ कुछ इस तरीके की होती है कि उनकी हड्डी नरम होती है, तो वो अपनी हड्डी को आराम से एथलीट्स हल्का सा मोड़ लेते हैं, लेकिन कोई परमानेंटली तौर पे ज़्यादा देर के लिए ये नहीं मोड़ सकता। फर्स्ट पॉइंट, one end of a set muscle is usually attached to an immovable rigid bone, while that of another is attached to the movable bone. बात ये वही है कि एक मूवेबल है और एक इमूवेबल बोन है। The first point of attachment is known as the origin of muscle and the second is insertion. यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर ये एक हड्डी है तो इसकी फर्स्ट पार्ट पे अगर मसल अटैच है तो इस पार्ट को हम ओरिजिन कहेंगे, इस पार्ट को ओरिजिन कहेंगे और इस पार्ट को इंसर्शन कहेंगे। मसल में हैव मोर देन वन ओरिजिन। अक्सर ओरिजिन एक से ज़्यादा होते हैं। यही ओरिजिन कभी यहाँ पे लग के दूसरी बोन को भी अटैच कर रहे होते हैं। ये मैं कॉलर बोन और हाथ की एक एग्जांपल दे रही हूँ। Muscle may be attached directly to the bone or indirectly by means of tough wish cords of fibrous material called tendons. इसमें ये बात की गई है कि हमारे मसल्स एक तरीके से सख्ती से एक जगह पे अटैच किए हुए हैं और इसके पास फाइब्रस मटेरियल यानी टेंडन्स मौजूद है। जिस्म में टेंडन्स मौजूद होता है। टेंडन्स जो एक तरह का लचकदार फाइबर है जो आपके जिस्म को एक तरीके से जिस्म गोश्त को मुड़ने और दबने की मोहलत देता है। मसल कैन ओनली बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बट नॉट एक्सपेंड। एक मसल आराम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। एक मसल आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है बट एक्सपेंड नहीं हो सकता, यानी कि वो निचोड़ सकता है और यूँ रिलैक्स हो सकता है, यूँ निचड़ना यूँ रिलैक्स हो सकता है। आप अपने गोश्त को यूँ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई लिक्विड नहीं है, ये कोई फ्लूइड नहीं है, तो ये एक ही जगह पे ठहरा रह सकता है। यानी कि आपका ये खून अगर निकले तो ये खून थोड़ा सा निकाल के गोश्त की तरह अंदर ही रहेगा। बात ये है कि अगर ये एक्सपेंड हो गया तो ये आपके जिस्म में अगर हल्का सा कोई निशान भी या सुई भी लग जाती है तो आप सारे के सारे जिस्म का पानी के तौर पे नीचे बहते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्लास इसमें ये भी बताया है मसल के पास एक से ज़्यादा ओरिजिन होते हैं। मसल अक्सर अटैच होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मींस ऑफ टफ वाइटिश कॉर्ड्स फाइब्रस मटेरियल टेंडन्स। टेंडन्स एक तरह की रस्सी है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने वो लंबे लंबे फाइबर्स इसलिए डाले हैं ताकि एक जिस्म को आसानी से मूव कर दिया जाए। मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बट नॉट एक्सपेंड। When muscle contract, it becomes shorter and thicker, hence exert a pulling force. ये कहते हैं मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। इनके पास एक पुलिंग फोर्स होती है जो खिंचाव वाली फोर्स। अगर आपने गोश्त को हाथ लगाया हो तो गोश्त लचकदार होता है, अक्सर रेशेदार भी होता है। हमारे जिस्म का गोश्त भी ऐसा ही होता है। असल में हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा नरम है और वो बह नहीं सकता, क्योंकि ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है और ना वो गैस है। वो एक नरम सा स्पॉन्ज सा चीज़ है जो आसानी से एक जगह पे आसानी से टिके हुए हैं। तो क्लास यहाँ पे मैंने आपको टेंडन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आप जब गोश्त को पकाते हैं फिर उसके बाद उसको खोलें, और जब आप उसको अच्छे तरीके से खोलेंगे तो एक एक तरीके से रेशा निकलना शुरू हो जाएगा
और जब आप उसको खाते हैं तो वो रेशे आपके दांतों में भी फंस जाते हैं। यही वजह है कि आपका फाइब्रस खुराक आपके दांतों में ठीक से नहीं आती और आपके दांत में फंस जाते हैं। ये वजह है कि हर इंसान से लेके जानवरों तक का गोश्त भी नरम और सॉफ्ट होता है। It becomes shorter and thicker and hence exert a pulling force on the bone. When a muscle contracts, it becomes shorter and thicker, hence exert a pulling force on the bone. ये एक pulling force bone के अंदर डाल देते हैं, to which it is attached at a point of insertion. When a muscle relaxes, it lengthens and becomes thinner. वैसे अगर मैं एक भारी चीज़ इस तरीके से उठाती हूँ तो मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा थोड़ा मोटा और ये पतला हो जाता है, और जब मैं यूँ सीधा करती हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अगर आप अपने खून की रगों को हाथ लगाएं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। To move the bone to and fro, these two sets of muscle. When one set contracts, it moves bone in one direction. इसमें ये बात बताई है कि दो सेट ऑफ मसल मौजूद हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। ये बोन को मूव करता है एक ही डायरेक्शन में। When the other set contracts, it moves the bone in the opposite direction. जब कोई दूसरा सेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि अगर आप कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में उठा रहे हैं तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि क्योंकि वो काम कर रहा है, और जब आप काम कर चुके तो वो रिलैक्स करेगा। It moves the bone in one direction. When the other set contracts, it moves the opposite direction. The two sets of muscle antagonistic with each other. Antagonistic और anagonistic movement के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट तब होती है जब दो सेट्स ऑफ मसल एक काम को परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बाल्टी उठा ली तो मेरे दो हाथ के ये मसल और ये मसल दोनों काम कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि ये एंटागोनिस्टिक पेयर है। वन पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विद ईच अदर एंड रिलैक्सेस। और ये बताया है कि एक पेयर जैसे एंटागोनिस्टिक पेयर काम कर रहा होता है और वो रिलैक्स हो रहा होता है। अगर ये वाले में मैं ताकत लगाऊंगी तो ये रिलैक्स होगा, और अगर इस पे ताकत लगाऊंगी तो ये रिलैक्स होगा। जैसे कि मैं एक बैग पहनती हूँ तो एक ही मसल काम कर रहा होता है, तो उसको हम एनागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एनागोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में आपको थोड़ा सा सोच विचार करना होगा। बेंडिंग ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। एक आर्म का बेंड होना उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। इसके अलावा दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। एक आर्म को बेंड करना, इस वाली मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं, और एक आर्म का सीधा होना इसको फ्लेक्सर कहते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्सर। सो फ्लेक्सर जब दो इन्वॉल्व बेंड हो रहे हैं, ये दोनों बेंड हो रहे हैं, यहाँ का हाथ बेंड हो रहा है या यूं हम लोग बेंड हो रहे हैं, तो ये तरीका बेसिकली एक तरीका है, फ्लेक्सर मूवमेंट कहलाएगी। स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म एंड एल्बो इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये देखें, ये बेंड हो रहा है, ये एक्सटेंसर हो रहा है, यानी एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंसर, इसको एक्सटेंसर कहेंगे। ये फ्लेक्सर, ये एक्सटेंशन, याद रखिए। ये फ्लेक्सर, ये एक्सटेंशन। वन मेंबर पेयर एंटागोनिस्टिक मसल एट द एल्बो जॉइंट आर बाइसेप्स मसल। इसमें बाइसेप और ट्राइसेप मसल के बारे में बात की है। बाई मीन्स टू, यहाँ पे एक ही हड्डी के साथ अगर दो मसल्स अटैच हो तो उसको बाइसेप मसल्स कहते हैं। हर मसल में, हमारे यहाँ जिस्म में अक्सर बोन्स के साथ एक नहीं दो दाने मसल्स अटैच होते हैं, तो उसको हम बाइसेप मसल कहते हैं। That lies in front of the humerus. Its upper end has two tendons. इसमें ये बात बताई है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एंड होता है
जो 2 टेंडेंस को एक ही बार में सपोर्ट करता है। 2 टेंडेंस एक ही बार में एक हड्डी के साथ ही अटैच होते हैं। टेंडेंस हम लोग एक ऐसी लंबी लंबी रस्सियों को, फाइबर वाली रस्सियों को कहते हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ ह्यूमर्स एंड अपेयर्स एंड as 2 tendons which have their origin on the shoulder blade of pectoral girdle. The lower end of the bicep has a single tendon attached to the radius. इसमें ये बात की है कि इस बुक में ये है कि रेडियस के साथ अक्सर कुछ बोन्स, कुछ मसल्स अटैच होते हैं। रेडियस हमारी ये वाला हिस्सा है। तो इसमें आपको बताना होना चाहिए कि एल्बो यानी कोनी वाला हिस्से में अक्सर एक्सटेंशन और फ्लेक्सर और एक्सटेंसर वाली मूवमेंट पाई जाती हैं। द ट्रिस्किप मसल दैट लाइज बिहाइंड द ह्यूमरस, इट हैज़ इट्स ओरिजिन ऑन द शोल्डर। इसमें ये बात बताई गई है कि ट्रिस्किप मसल्स भी अक्सर एक जगह पे अटैच होते हैं। जो 2 दाने ट्रिस्किप्स मसल इन्वॉल्व होते हैं। ट्रिस्किप्स मसल्स यहाँ पे आपको इस वाली जगह पे है। एक मसल ये और एक मसल ये। यहाँ पे एक मसल ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इस तरफ अटैच होता है। तो ये 3 मसल्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसको ट्रिस्किप मसल कहते हैं। इससे आगे वाले इस हाथ में बाइसेप यानी 2 दाने गोश्त के टुकड़े यानी मौजूद होते हैं, जिसको बाइसेप मसल्स कहा जाता है। Its origin on the shoulder blade humerus, the 3 tendons named the 3 triscip muscles. इसमें 3 टेंडेंस यानी ट्रिस्किप मसल का जिक्र हुआ है। इसके अलावा सिंगल टेंडन इंसर्टेड ऑन अल्ना हमारी कोनी की बोन को कहते हैं। रेडियस और अल्ना से कंफ्यूज नहीं होना। रेडियस इस वाले पोर्शन को कहा जाता है। अल्ना आपके इसके हाथ वाली बोन को कहा जाता है। रेडियस ये है। रेडियस और अल्ना हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पे 3 टेंडेंस का जिक्र किया गया है। यहाँ पे 3 टेंडेंस होते हैं जो जिस्म को अच्छे तरीके से एक तरह की मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप मसल्स कॉज फोरआर्म टू पुल अपवर्ड, द फिक्सेशन ऑफ द forearm and elbow is affected only when the tricep muscle relaxes at the same time as the bicep contracts, and similarly the contraction of tricep and relaxation of biceps about the extension straightening from the elbow and joint. ये बात आपको दोबारा से बताया है। आपके जिस्म में आपके हाथ की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। यहाँ जिस्म की इस वाली जगह पे आपको 1, 2 और 3 मसल्स अटैच है। यहाँ पे 2 मसल्स अटैच है। अगर ये वाली मूवमेंट को हम लोग फिक्सेशन कहते हैं या फिक्सर, और इसको एक्सटेंशन कहते हैं जब एक्सपेंड होता है। याद रहे कि अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो एक्सटेंशन का एक अपना प्रोसेस है और एक्सटेंशन का अपना एक प्रोसेस है और फिक्सेशन का अपना एक प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस इसलिए ईजाद हुए हैं ताकि आपको एक काम करने का पिछला मकसद बताया जा सके। ये वक्त इस टाइम मैं आपको पढ़ाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स हैं। मसल्स जो काम करने के में एक इंसान की मदद करते हैं। जिस्म में एक्सटेंसर्स, टेंडन्स और फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है। टेंडन्स आपको मैंने याद करने के लिए ये बोला है कि फिक्सेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में मौजूद होता है, जो आपको काम करने के दौरान अमल में आता है। जब आपकी सिर्फ ये वाला हिस्सा काम करने में इन्वॉल्व हो तो ये बाइसेप्स मसल्स हैं। इसमें 2 मसल्स अटैच है। ट्रिस्किप यानी 3 मसल्स अटैच। जब आप यूँ करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी में 3 टेंडेंस मौजूद हैं और ट्रिस्किप मसल्स उसी टाइम पे नुमाया तौर पे नज़र भी आते हैं। आपकी कोनी भी हर जगह पे इन्वॉल्व होती है। मैंने आपको रेडियस अल्ना और इसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक एक लफ्ज़ करके समझाया था। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम देखेंगे तो आपको इस डायग्राम में बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें आपको बाइसेप्स, ट्रिस्किप्स के बारे में डिटेल से बताया है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो।
इस लेक्चर में मैंने अपनी 100% कोशिश की कि मैं आपको मूवमेंट के बारे में बता सकूं। हमारी बॉडी में बहुत तरीके से मूवमेंट होती है। यही मूवमेंट, रिलैक्सेशन और फिक्सेशन, आपके पाँवों को सीधा और मोड़ने के अंदर भी फिक्सेशन और एक्सटेंशन का प्रोसेस सामने आता है। बस क्लास, आज के लिए यही लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ लिवरेज के बारे में बताऊंगी, जिसमें एल्बो और जॉइंट भी मौजूद हैं। तो क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।